Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 12th economics. Chapter name is foreign exchange rate. आज ये चैप्टर को हम शुरू कर रहे हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेट देखते हैं इसको क्या करते हैं. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट आप चैप्टर करोगे तो उसके लिए आपको पहले तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, उसका क्या मतलब है, उससे हमें क्या पता चलता है वो आप सीखो. पहले देखो अब जो फॉरेन एक्सचेंज बेसिकली हम सिंपल वर्ड्स में या लेमैन्स लैंग्वेज में फॉरेन एक्सचेंज को हम फॉरेन करेंसी कहते हैं. ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स फॉरेन एक्सचेंज इज फॉरेन करेंसी. जो फॉरेन करेंसी कुछ भी होती है उसको हम फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेफर्स टू ऑल द करेंसीज ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अदर देन द डोमेस्टिक करेंसी ऑफ द कंट्री. अपनी कंट्री में जो भी डोमेस्टिक कंट्री, जिस कंट्री की भी हम बात करें, जैसे यहाँ पे इस टाइम हम लोग इंडिया में हैं तो इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडियन जो गवर्नमेंट के पास जो भी करेंसी, जो भी एक्सचेंज बाकी कंट्रीज़ की है उसका हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है ये कहाँ होती, ये जो फॉरेन एक्सचेंज है कहाँ होती है, ये जो है आपकी सारी की सारी फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज है वो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास होती है. ओके, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री जो है वो एक कस्टडियन है. हमने पहले डिस्कस भी किया था सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में. वो एक कस्टडियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का. ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज जितनी भी होगी इस एक कंट्री में, डोमेस्टिक कंट्री में, दूसरे देशों की, वो सारी की सारी आरबीआई के पास होती है. ठीक है, अब जो बात आती है कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है. स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज नथिंग बट the stock of all foreign currencies with the RBI or the RBI in case of India, Reserve Bank of India है ना, Central Bank of country. So जो stock of all foreign currencies with the Reserve Bank of India at a particular point of time, ये मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया स्टॉक एंड फ्लो का कॉन्सेप्ट. स्टॉक के कॉन्सेप्ट में यही होता है, स्टॉक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री या इन इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज का जो स्टॉक एक पॉइंट के ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, अब जो एक बेटा सेंट्रल स्टैंडर्ड एक प्रैक्टिस है ऑल ओवर वर्ल्ड, वो क्या है कि जो स्टॉक, जितना भी स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज का है वो उसको यूएस डॉलर्स के टर्म्स में उसको हम वो कन्वर्ट करके अपनी करेंसी को यूएस डॉलर्स में हम उसको डिनोट करते हैं. ठीक है, अब जैसे अभी बात, ये तो मैंने आपको जनरल बताया, पर अगर अभी हम बात करें फॉरेन करेंसी की इंडिया के केस में क्या एग्जांपल होगी. जैसे इंडिया के बीच में फॉरेन करेंसी की एग्जांपल है येन, डॉलर, यूरो. ये सारी जो इंडियन करेंसीज नहीं है, येन, डॉलर, यूरो, इंडियन करेंसीज तो रुपीज़ एंड पैसा है. तो इंडियन रुपये और इंडियन पैसा को छोड़ के जो भी करेंसी आरबीआई के पास एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होगी उसको हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. या आरबीआई के पास जो करेंसीज इंडियन रुपये और इंडियन पैसे के अलावा जो भी करेंसीज हैं उनको हम बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है, सो ये हमारा सिंपल मीनिंग है. अगर आपको आ जाता है कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है तो आपको सब पता होना चाहिए फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है. अब बात आती है हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेट की. फॉरेन एक्सचेंज तो हमने पढ़ ली, पर फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है वो भी तो हमने देखना है. अब वो बात करते हैं. फॉरेन एक्सचेंज रेट का देखो, अगर आपको एमसीक्यू में या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाए अनदर नेम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो वो उसका अनदर नेम क्या है, फॉरेक्स रेट. फॉरेन एक्सचेंज का रेट क्या है, फॉरेक्स रेट. फॉरेक्स एक्सचेंज को हम फॉरेक्स भी बोलते हैं. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम क्या बोलते हैं, फॉरेक्स रेट. ठीक है, अब फॉरेक्स रेट क्या होता है, वो बेसिकली एक एक्सचेंज रेट है बिटवीन टू करेंसीज इज द रेट एट विच वन करेंसी विल बी एक्सचेंज फॉर अनदर. फॉरेन एक्सचेंज रेट बेसिकली वो दो करेंसीज के बीच में ही होगा ना. दो करेंसीज के बीच में क्या करेंसी का रेट, कौन सा रेट होता है जिसके बीच में जिस रेट में एक करेंसी दूसरी करेंसी में एक्सचेंज हम कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं
फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको चलो पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी। फॉरेक्स रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट को हम जो है वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी भी कहते हैं। अगर मान लो हमने इंडियन रुपी को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, डॉलर्स में हमने डिनोट करना है, डॉलर्स के साथ उसको रेशो स्पेसिफाई करनी है, उसको कन्वर्ट करना है, उसकी वैल्यू को हमने देखना है, तो उसको हम फॉरेक्स रेट बोलते हैं। फॉरेक्स रेट इज़ अ ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर। फॉरेक्स रेट क्या होता है? बेसिकली वो ट्रेडिंग है एक करेंसी की दूसरी करेंसी के साथ। अब ये बेसिकली फॉरेक्स रेट या फॉरेन एक्सचेंज रेट एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्रीज। टू कंट्रीज की करेंसीज के बीच में क्या रेशियो है उसको डिनोट करते हैं। अब जैसे मान लो आज मतलब अगर आप मान लो एक जो US डॉलर है आपका, लेट फॉर एग्ज़ाम्पल अभी वो करंट डेट में 72 रुपीज़ का है, तो मीन्स आपको अगर आप 72 रुपीज़ आप देते हो, वॉट एवर जो भी स्पेसिफाइड रेट है, लेट फॉर एग्ज़ाम्पल इट बी 70 रुपीज़। अगर 70 रुपीज़ से एक US डॉलर है तो आप क्या करोगे? अगर आप 70 रुपीज़ देते हो तो आपको एक US डॉलर मिलता है। इसका मतलब क्या है? जो आपकी US डॉलर की वैल्यू ज़्यादा है और इंडियन करेंसी की वैल्यू कम है। एक डॉलर को लेने के लिए आपको इंडियन 70 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 US डॉलर इज़ टू 70 रुपीज़। मीन्स एक US डॉलर जो है हमारा 70 रुपीज़ का आ रहा है। ठीक है, समझ आया? तो अब आगे हमने फॉरेन एक्सचेंज हमने पढ़ ली कि फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमने पढ़ लिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। अब बारी आती है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कि कितनी तरह की फॉरेन एक्सचेंज रेट है। फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारी दो तरह की, एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और एक फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारी 2 टाइप्स की होती है। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है MCQs में भी आ सकता है, ये शॉर्ट टर्म मतलब 1 वर्ड क्वेश्चन भी, मतलब 1 मार्क क्वेश्चन आपको आ सकता है कि फॉरेन एक्सचेंज की कितनी, फॉरेन एक्सचेंज रेट की कितनी टाइप्स है। तो आपको पता होना चाहिए वो 2 टाइप्स है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन फिक्स एक्सचेंज रेट। ठीक है, करते हैं। हमने अभी तक फॉरेन एक्सचेंज रेट में उसकी पहले हमने टाइप्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट की टाइप्स 2 टाइप्स हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम डिटेल में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पहले डिस्कस करते हैं। अभी देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कौन सा एक्सचेंज रेट होता है? ये एक वो एक्सचेंज रेट है, एक जो मॉनेटरी सिस्टम को अलाउ करता है कि एक्सचेंज रेट जो है वो आपका फ्री फोर्सेस से आपका डिटरमिन हो। फ्री फोर्सेस कौन सी है? ग्लोबली, इंटरनेशनली, पूरे वर्ल्ड वाइड में जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस है करेंसीज की, उसके हिसाब से डिटरमिन की जाए। जैसे आप लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हो बेटा, आपने +1 में अपनी इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है कि जो डिमांड जो आपका नॉर्मल आपकी गुड्स की प्राइस जो है वो कैसे सेट होता है, वो आपकी डिमांड एंड सप्लाई की जो फोर्सेस है उससे आपके डिपेंड करता है कि आपकी सब जो प्राइस कितना होगा क्वांटिटी का। इसी हिसाब से जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है वो सेम वैसे ही है जैसे आपने वो पढ़ा है। उसमें बात होती थी कमोडिटीज़ की, इसमें बात होगी करेंसीज की। उसमें जो है हम एक इंडस्ट्री की बात करते थे, एक कमोडिटी की बात करते थे, तो उसके हिसाब से चलता था। पर ये जो है आपकी करेंसीज में, फॉरेन एक्सचेंज रेट में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जो है आपका ग्लोबली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ करेंसीज के ऊपर डिपेंड करेगा। ये एक कंट्री पे डिपेंड नहीं करता बेटा, ये ऑल ओवर वर्ल्ड जितनी आपकी कंट्रीज है उनकी डिमांड, किस करेंसी की ज़्यादा डिमांड है, किस करेंसी की कैसी डिमांड है, कम और कैसी सप्लाई है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा एक्सचेंज रेट। ठीक है, द एक्सचेंज रेट ऑफ अ करेंसी इज़ फ्रीली डिटरमाइंड लाइक प्राइस ऑफ अ गुड। ये मैंने अभी आपको बताया, जैसे आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ चुके हो।
जो ऐसी करेंसीज चेंज इन रिलेटिव वैल्यू ऑल द टाइम, क्योंकि ये करेंसीज की जो वैल्यू है वो हर टाइम चेंज क्यों होती रहती है, क्योंकि ये इंटरनेशनली ग्लोबली डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से फ्रीली डिटरमाइन होती है आपकी एक्सचेंज रेट, इसलिए करेंसीज की जो वैल्यू है वो अप डाउन होती रहती है। ठीक है, अगर अब आपको कोई पूछ ले फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के और नाम बताओ, तो अगर आपको पेपर में मान लो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की जगह फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्री एक्सचेंज रेट का नाम आ जाता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फ्री एक्सचेंज रेट ये एक ही चीज़ है। ये आपने घबराना नहीं है कि नया नाम आ गया, ये एक ही चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन, कि जो आपकी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसके और नाम क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है और फ्री एक्सचेंज रेट है। ठीक है, सो अब बारी आती है, हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की हमने बात तो कर ली कि क्या होता है, कि अब हम उसको देखना है कि कैसे डिटरमिन करते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, उसको कैसे डिटरमिन करता है। तो इसमें देखो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को डिटरमिन करने के लिए 2 बेसिक डिटर्मिनेंट्स हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे मैंने आपको बोला है, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से आपका पता चलता है, जैसे आप प्रोडक्ट कमोडिटी की देखते थे वैसे ही हम फॉरेन एक्सचेंज की देखते हैं। इसमें सिर्फ ये बात आएगी कि इंटरनेशनली ग्लोबली कितनी डिमांड एंड सप्लाई हो रही है। ठीक है, सो पहले हम बात करेंगे डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। इस डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में ये जो इसका कॉन्सेप्ट मैं करवाऊंगी, ये जो आपने लॉ ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा हुआ है सेम वही है। ठीक है, तो एक तरह से उसको इसके साथ रिलेट करोगे, आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। अब ये देखो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज वो क्या कहता है। डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज में क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जो हम लॉ ऑफ डिमांड करते थे वो यही करते थे ना, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यहाँ पे कमोडिटी की बात नहीं कर रहे, हम फॉरेन एक्सचेंज की बात करें। ठीक है, सेम वही है। इसको आप अगर आसान तरीके से करो तो ये होता है, हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, जितनी ज़्यादा रेट होगा फॉरेन एक्सचेंज का उतनी उसकी कम डिमांड होगी, और एंड वाइस वर्सा, जितनी आपकी रेट आपका कम होगा उतनी ज़्यादा उसकी डिमांड होगी। इन सिंपल वर्ड्स, हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लोअर इज़ द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। हम यही करते थे लॉ ऑफ डिमांड में, वो नेगेटिव स्लोप आती, डाउनवर्ड स्लोप आता था। डाउनवर्ड स्लोप में यही होता था। कमोडिटी का आप अगर रिकॉल करो, कमोडिटी में आप यही करते थे, अगर आपके एप्पल्स 100 रुपीज़ kg है तो उसकी डिमांड थोड़ी कम है, जब उसका रेट 60 रुपीज़ kg आ गया तो उसकी डिमांड बढ़ गई। सेम चीज़ यही है फॉरेन एक्सचेंज में, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका ज़्यादा है तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी, और जब आपकी फॉरेन एक्सचेंज का रेट आपका कम हो जाता है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है। ड्यू टू दिस इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा, अब ये चीज़ हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। ये देखो, अगर आपको याद हो ये सेम डायग्राम ऐसा ही आप +1 में माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब लॉ ऑफ डिमांड बनाते थे तो आप ऐसे बनाते थे। ये देखो नीचे आ गया डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पे आ गया रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये देखो इसमें जब आपका रेट OR था तो आपकी डिमांड कितनी थी, OM डिमांड थी ना फॉरेन एक्सचेंज की। अगर मान लो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज का रेट R से R1 हो गया, मींस OR से राइज होके OR1 हो गया, तो आपकी डिमांड क्या हुई, श्रिंक होगी, OM से कम होके ON होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी ना। तो ये जैसे इससे आपको क्या पता चल रहा है, जैसे आपकी रेट फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी वैसे आपकी डिमांड उसकी कम होगी। सो इट स्लोप्स डाउनवर्ड्स। ठीक है बेटा, तो अब दूसरा इसका कौन सा डिटर्मिनेंट है, दूसरा है आपका सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसमें आप अपना लॉ ऑफ सप्लाई याद करो, सेम है, कमोडिटी की जगह क्या आना है, फॉरेन एक्सचेंज।
अब ये देखो सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। वो क्या कह रहे हैं, जो आपकी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है वो पॉजिटिवली रिलेट होती है रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज से, और डिमांड के केस में वो नेगेटिवली रिलेट होती है क्योंकि वो उल्टी जाती है। पॉजिटिवली रिलेशन का मतलब क्या है, जैसे जैसे रेट बढ़ेगा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा महंगे पे अपनी निकाल दो चीज़। जैसे जैसे रेट कम होगा वैसे वैसे सप्लाई श्रिंक होगी, है ना। इन सिंपल वर्ड्स, हायर द रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हायर इज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड वाइस वर्सा। यही चीज़ बताइए मैंने अभी आपको, इसलिए इट स्लोप्स अपवर्ड्स। जैसे हमारा डिमांड के केस में वो उसकी स्लोप जो थी डाउनवर्ड थी, सप्लाई के केस में हमारी स्लोप अपवर्ड आ जाती है। ठीक है, अब ये देखो सेम वही आपका लॉ सप्लाई वाला डायग्राम आ गया। अब ये नीचे एक्स एक्सिस पे हमारी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आ गया और वाई एक्सिस पे रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आ गया। जब आपका रेट ओ आर था तो हमारी सप्लाई ओ एन थी, है ना। और जब आपका ओ आर से रेट ओ स्मॉल आर हो गया, बढ़ गया, तो आपकी सप्लाई जो है वो एक्सपैंड होगी, बढ़ गई, इंक्रीज होगी, सप्लाई ओ एन से ओ एम होगी। मीन्स जैसे आपका रेट बढ़ा, रेट फॉर फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा, वैसे वैसे आपकी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज भी इंक्रीज हुई, इसलिए ये आपका पॉजिटिव स्लोप दिखा रहा है। ये स्लोप्स अपवर्ड्स है, पॉजिटिव रिलेशन आता है, अपवर्ड स्लोप आता है। ठीक है, अब इसमें हमने डिमांड के फैक्टर्स पढ़ लिए, डिमांड देख लिया हमने, सप्लाई देख लिया। अब बारी आते है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज की। इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इक्विलिब्रियम आपने क्या पढ़ा हुआ है? इक्विलिब्रियम वही पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई मीट। इट इज़ अ पॉइंट वे योर डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी मीट्स। अब यहाँ पे क्या आएगा, कमोडिटी की जगह क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज इज ऑल्सो नोन एज पार रेट ऑफ एक्सचेंज। इन केस अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज को किस नाम से बुलाते हैं, और तो वो पार रेट ऑफ एक्सचेंज है। या आपको क्वेश्चन में उन्होंने वो दे दिया कि राइट अ नोट ऑन या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार रेट ऑफ एक्सचेंज, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। पार रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज अकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज इक्वल टू डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। यही मैंने आपको बताया ना कि जब जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करेगी, जहाँ पे जिस पॉइंट पे डिमांड आपकी सप्लाई के बराबर होगी, वो आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज होगा। ठीक है, इसको अब हम डायग्रामेटिकली देखते हैं। ये देखो डायग्रामेटिकली ये हमारा डिमांड और सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक में ही आ जाएगा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे आ गया हमारा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अभी ये देखो ये आपका जो पॉइंट है, या एस एस इज योर सप्लाई कर्व एंड डी डी इज योर डिमांड कर्व। अब ये जब आपका रेट ओ पी है, ठीक है, और तो आपकी डिमांड है ओ क्यू फॉरेन एक्सचेंज की, उस पॉइंट पे ये दोनों कहाँ मीट कर रहे हैं, ये जो पॉइंट पे मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपकी डिमांड एंड सप्लाई बराबर है, तो इट मीन्स ई इज़ अ इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अगर मान लो अगर पी से एक्सचेंज रेट बढ़ जाता है, स्मॉल आर पे आ जाता है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी डिमांड जो है वो आपकी बढ़ गई। ठीक है, पर आपकी डिमांड और सप्लाई जो है वो आपकी सेम नहीं हो रही है। इस रेट पे आपकी डिमांड तो इंक्रीज़ होगी पर आपकी सप्लाई उतनी इंक्रीज़ नहीं होगी। इन द सेम वे जब आपकी पहले आर पे है, उस केस पे हमारी डिमांड और सप्लाई उस पे भी हमारी मीट नहीं हो रही। दिस इज़ द ओनली पॉइंट वे योर डिमांड एंड सप्लाई मीट्स। सो ई इज़ द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो अगर कोई आपसे पूछता है इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो आपने ऐसे एक्सप्लेन करना है, उसका डिमांड एंड सप्लाई कर्व का
मीटिंग पॉइंट दिखाना है, उसके ऊपर पे भी रेट नहीं, आपकी डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं हो रही, अगर उसके रेट से ऊपर लेते हो तो आपकी क्वांटिटी और रेट आपका मिल नहीं रहा है, डिमांड एंड सप्लाई आपकी मिल नहीं रही, चेंजेस आ रही हैं, डिफरेंस आ रहे हैं, और अगर वो नीचे आती है तब भी आपका जो है डिमांड एंड सप्लाई मीट नहीं होते हैं। ठीक, देखो हमने क्या किया है अभी तक, हमने जो डिस्कस किया, हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटेल में डिस्कस किया है, उसमें इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज या पार रेट ऑफ एक्सचेंज हमने डिस्कस किया है। अब हमने डिस्कस करना है कि अगर उसका चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि वो मार्केट फोर्सेस से, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस से आपको समझाया था, आपका जो इक्विलिब्रियम रेट आपका बनता है। अगर इसका क्या इम्पैक्ट होगा अगर चेंज डिमांड में हो जाए या चेंज सप्लाई में हो जाए। जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड जब हमने किया था, उसमें हमने बात की थी कॉमोडिटीज़ या प्रोडक्ट गुड्स की बात जब हमने की थी कि चेंज में, डिमांड में चेंज आ रही है तो क्या उसके ऊपर असर पड़ रहा है, वो हम डिस्कस करेंगे अब इसमें फॉरेन एक्सचेंज के रिलेशन में। तो इम्पैक्ट ऑफ चेंज इन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी 4 तरीके से हम पढ़ेंगे। इंक्रीज ऑफ डिमांड इन फॉरेन करेंसी, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। क्योंकि डिमांड भी आपकी बढ़ सकती है, कम हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, और सप्लाई भी आपकी इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है। हम ये चारों चीज़ें डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। अगर हमारी कंट्री में, हमारे नेशन में डिमांड जो है फॉरेन करेंसी की अगर बढ़ जाती है तो क्या होता है उससे, उसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये देखो, जो आपकी इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, ये आपकी कैसे हम शो करेंगे, डिमांड कब हमारा राइट पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली डिमांड जब इंक्रीज हो रही है तो डिमांड का भी शिफ्ट होगा ना राइट पे। ये आपको मैं आगे, अभी आप थ्योरेटिकल समझ लो, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, ठीक है। तो डिमांड कब जो है आपका राइट में शिफ्ट हो जाता है। ये होता कब है, कब इंक्रीज होती है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी में। occurs when more of the foreign currency is demanded at existing exchange rate। जब जो अभी का रेट है उस रेट के ऊपर जो आपकी डिमांड है, अगर वो फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा हो रही है तो ये तब होती है, ठीक है, एग्जिस्टिंग रेट पे। इसको ध्यान से समझना, एग्जिस्टिंग रेट पे अगर आपकी डिमांड, फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर आपकी बढ़ रही है, जैसे अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इंक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू राइज इन फॉर एक्सचेंज रेट। ऑब्वियसली अगर जब हमारी डिमांड कब शिफ्ट होती है, आप रिकॉल करो, आपने जब डिमांड पढ़ा था +1 में गुड्स के रिलेशन में, तब आपने पढ़ा था जब आपकी डिमांड कब शिफ्ट होती है राइट को, तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट क्या होता है, रेट, आपका प्राइस कमोडिटी का बढ़ जाता है। कॉमोडिटी का प्राइस, हमें इसने कॉमोडिटी नहीं लेनी है, हम इसने एक्सचेंज रेट ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली फॉरेन एक्सचेंज रेट जो आपका बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ रही है तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी बढ़ रहा है। तो ये सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम करेंसी डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब आप यहाँ पे बात आती है करेंसी डेप्रिसिएशन, कौन सी करेंसी की डेप्रिसिएशन हो रही है वैल्यू, ये हमारी डोमेस्टिक कंट्री की वैल्यू में डेप्रिसिएशन हो रही है, क्योंकि हम फॉरेन करेंसी को हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग रेट पे डिमांड कर रहे थे ज़्यादा। ऑब्वियसली जब डिमांड बढ़ती है तो उसका रेट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो आपकी करेंसी जो फॉरेन करेंसी के रिलेशन में उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है। करेंसी डेप्रिसिएशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द डोमेस्टिक करेंसी लूजेज इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी। वही मैंने आपको बोला है। आप जैसे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, पहले टाइम था जब आपका $1 जो है 50 रुपीज़ में मिलता था, और आज की डेट में $1 आपका 70 रुपीज़ में मिल रहा है। सो इट मीन्स इन रिलेशन टू $, आपकी इंडियन रुपी की, जो इंडियन करेंसी की जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हुई है, ठीक है। ये आपको मैंने थ्योरेटिकली समझाया। अब मैं आपको यही चीज़ आपको मैं फिगर से समझाती हूँ। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आपने उसमें, अभी तो खैर ऑब्जेक्टिव टाइप है, इन केस अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपने कैसे करना है, ये देखो, ये डायग्राम हमने ड्रॉ किया हुआ है।
डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब क्या है, आपकी सप्लाई तो उतनी हो रही है ना फॉरेन करेंसी की, जो भी आपने फॉरेन करेंसी ली है उसकी सप्लाई उतनी हो रही है। डिमांड पहले डी कर्व थी, रेट कौन सा था, आर, और डिमांड कितनी थी, ON यूनिट्स की। ठीक है, अब क्या हुआ, आपका इसी रेट पे आपकी जब डिमांड बढ़नी शुरू हुई, कर्व बढ़ा, ON से OM पे पहुंच गया, तो इक्विलिब्रियम रेट जो सप्लाई तो उतनी की उतनी है। डिमांड जब हमारी यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे पहुंची, तो आपकी कर्व कहाँ पे टच हो रहा है, यहाँ पे। इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा आएगा, इक्विलिब्रियम रेट कौन सा आएगा, इक्विलिब्रियम रेट विल बी OR1। सो आपका जो रेट एक फॉरेन एक्सचेंज रेट है OR से बढ़ के OR1 हो गया, ऊपर गया नीचे नहीं गया। सो इट शोज आपकी करेंसी की जो है वो आपकी डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन हुई है वैल्यू की। ठीक है, करेंसी डेप्रिसिएशन अच्छे से समझ लेना, ये आगे आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। अब ऐसे ही हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आपकी फॉरेन करेंसी की डिमांड कम हो जाती तो क्या होता है, अगर हमारी फॉरेन करेंसी की डिमांड अगर हमारी कम हो जाती है, इट इज़ रिफ्लेक्टेड बाय शिफ्ट इन डिमांड कर्व टू द लेफ्ट। ऑब्वियसली डिमांड कम होगी तो लेफ्ट में आ जाएगा, डिमांड कम होगी, एग्जिस्टिंग रेट पे डिमांड कम होगी तो आपकी जो आपका न्यू इक्विलिब्रियम रेट आएगा वो भी आपका कम हो जाएगा। इट अकर्स व्हेन लेस ऑफ फॉरेन करेंसी इज डिमांडेड एट एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट, है ना, कम डिमांड करें हम एग्जिस्टिंग रेट पे। सो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी लीड्स टू फॉल इन लीड्स टू फॉल इन एक्सचेंज रेट। बाकी चीज़ों को छोड़ दोगे, अगर आप कांस्टेंट की कांस्टेंट रहती हैं, तो अगर आपकी डिक्रीज होती है फॉरेन करेंसी की डिमांड में, तो आपका इक्विलिब्रियम रेट भी आपका एक्सचेंज रेट भी आपका कम हो जाएगा। तो ये कौन सी सिचुएशन आएगी, जब आपका एक्सचेंज रेट कम हो रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। करेंसी एप्रिसिएशन किसकी होगी, ऑफ डोमेस्टिक करेंसी की। ठीक है, करेंसी एप्रिसिएशन रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी गेन्स इट्स वैल्यू इन रिलेशन टू द फॉरेन करेंसी। ये इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड जो है, ये बिल्कुल आपका इंक्रीज इन डिमांड के ऑपोजिट है। ये देखो डायग्रामेटिकली, तो ये हमारी पहले जो हमारा डिमांड था, डिमांड का डी था, अब आपकी और रेट आपका OR1 था। सप्लाई तो उतनी की उतनी है, डिमांड आपकी OM यूनिट्स की थी। जब आपकी डिमांड इसी रेट पे आपकी डिमांड कम होगी, OM से ON आ गई, तो आपका न्यू इक्विलिब्रियम रेट कौन सा आएगा, वो OR आएगा। ऑब्वियसली OR1 से नीचे गया OR पे, तो इट इज़ अ केस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है बेटा, अब ऐसे ही हम इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी करते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी में वो कैसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं, सप्लाई कर्व जो है आपका राइट को शिफ्ट हो जाता है, राइट को आपका सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाता है। तो ये कब होता है, ये तब होता है जब आपकी फॉरेन करेंसीज व्हेन मोर ऑफ फॉरेन करेंसी सप्लाइड एट एग्जिस्टिंग एक्सचेंज रेट। जब आपके एग्जिस्टिंग रेट पे ज़्यादा सप्लाई हो रही है, डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सप्लाई ज़्यादा हो रही है, जब आपकी उसी रेट पे सप्लाई ज़्यादा होने लग जाएगी, तो इट इज़ अ केस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। ये देखो डायग्राम से करते हैं, ये डायग्राम है, ये देखो पहले हमारा सप्लाई कर्व ये था एस सप्लाई कर्व था, डिमांड का हमारा कांस्टेंट रहेगा, उसको नहीं छेड़ना है। तो हमारी जो रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज थी OR1 था। जब यहाँ से सप्लाई इसी रेट पे सप्लाई हमारी बढ़ गई, पहले हम ON यूनिट सप्लाई करते, अब हम OM यूनिट सप्लाई हो रहे हैं। जब OM यूनिट सप्लाई हो रहे हैं, जो सप्लाई कर्व है आपका राइट साइड को शिफ्ट किया, राइट साइड को शिफ्ट किया, तो जो न्यू इक्विलिब्रियम रेट आया वो ये आया, आपकी रेट OR1 से OR पे आ गया, डिक्रीज हुआ एक्सचेंज रेट। जब डिक्रीज हुआ तो इट इज़ अ केस ऑफ करेंसी एप्रिसिएशन। ठीक है, हम आगे चलते हैं। आगे बात आई इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। अगर हमारी फॉरेन करेंसी की सप्लाई कम हो जाती है, तो सप्लाई कम हो जाएगी, सेम
ये जो है आपका सप्लाई का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। कम सप्लाई हो रहा है, डिमांड तो है उतनी की उतनी है, उस केस में क्या होगा, आपकी जो है सप्लाई इट अकर्स व्हेन लेस ऑफ फॉरेन करेंसी सप्लाइड एट द एक्सिस्टिंग एक्सचेंज रेट। कम सप्लाई हो रही, डिमांड उतनी की उतनी है, तो इस केस में आपकी करेंसी डेप्रिसिएशन होगी। समझते हैं? ये देखो, पहले हमारा सप्लाई का ये था, इसी सप्लाई और रेट हमारा ओआर था। अब इसी रेट पे हमारी सप्लाई जो है कम होनी हो लग गई, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया S1 तो न्यू इक्विलिब्रियम आपका रेट कौन सा आएगा, OR1। तो OR से OR1 पे वो राइज हो गया। जब वो एग्जिस्टिंग रेट मतलब आपकी सप्लाई में फॉरेन एक्सचेंज रेट जब आपका बढ़ जाता है तो इट इज़ अ केस ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन। किस करेंसी कौन सी करेंसी की डेप्रिसिएशन होगी, डोमेस्टिक करेंसी की डेप्रिसिएशन होगी। ठीक है बच्चे, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारा। हमने अभी तक बेटा आपको मैंने बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करवाया ना, जैसे फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज करवाई, फिर उसके बाद में इम्पैक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, वो आपको करवाया। उसके बीच में हमने दो न्यू टर्म्स हमने पढ़ी हैं जिनको हम बोलते हैं एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। समटाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि डिफरेंस क्या है। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो बेटे ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। सिर्फ आपने इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नहीं तैयार करना है, इसको आपने इसके बीच में से आपको मैं ऐसे समझा रही हूँ कि आपको अगर MCQ या 1 मार्क क्वेश्चन कुछ भी आ जाए तो आप इजीली उसको आंसर कर सके। आप उससे कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओ, उसके आप क्रैमिंग के ऊपर मत जाओ। ये देखो, एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी मीन्स अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के रिलेशन में बढ़ जाना, और डेप्रिसिएशन मीन्स अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के रिलेशन में कम हो जाना। ठीक है, तो अब ये देखो, पहले एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कब होती है? एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी तब होती है जब आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो आपका कम हो जाए। ठीक है ना, अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट की ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि फॉरेन एक्सचेंज रेट आपका, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे 10 से 8 पे आ गया, मींस आपका 2 रुपीज़ आपका डाउनफॉल हुई है ना, अगर आपका कम हो जाता है तो उस दैट इज़ अ सिचुएशन ऑफ appreciation of domestic currency. Now comes depreciation of domestic currency. Domestic currency की depreciation means अपनी domestic currency की वैल्यू जो है वो कम हो जाना। अब आपको फॉरेन करेंसी मान लो पहले जो 10 रुपये में मिल रही थी, अब वो 12 रुपये में मिल रही है। आपको 12 रुपीज़ अगर आप स्पेंड करोगे तब आपको फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट मिलेगा। ये एक ऐसा केस है जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, या इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट। ठीक है, अगर फॉल इन एक्सचेंज रेट है तो एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है, अगर राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट है तो इट इज़ अ केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में क्या कहता है? लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। जो मैंने अभी आपको समझा के हटी हूँ, 10 रुपीज़ पे पहले मिलता था, अब वो आपको 8 रुपीज़ में मिल रहा है। इट मीन्स यू आर स्पेंडिंग लेस मनी टू बाय द सेम यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। ठीक है ना, वही सेम करेंसी पहले आपको 10 रुपये में मिल रही थी, अब आपको 8 रुपये में मिल रही है। इट मीन्स लेस रुपीज़ आर नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। इट इज़ अ केस ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, और डेप्रिसिएशन के केस में क्या होगा? जब आपको मोर रुपीज़ आर नीडेड टू बाय 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी, जब आपको ज़्यादा पैसे खर्चने पड़ रहे हैं 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी को खरीदने के लिए। ठीक है, जैसे आपको मैंने अभी एग्जांपल दी थी पहले इस केस में डेप्रिसिएशन ऑफ फॉरेन करेंसी में, जो आपको पहले फॉरेन करेंसी 10 रुपये में मिल रही थी, अब आपको 12 रुपये में मिल रही है। सो इट इज़ अ केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी किस चीज़ के कारण हो सकती है?
इट इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और डिक्रीज इन डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपकी सप्लाई उसकी बढ़ जाती है तब आपका फॉरेन जो एक्सचेंज रेट है वो कम हो जाएगा, और जब आपकी डिमांड कम हो जाएगी तब भी आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट कम हो जाएगा। एप्रिसिएशन तब होगी डोमेस्टिक करेंसी की। और डेप्रिसिएशन कब होगी? जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो आपकी जो है डेप्रिसिएशन होती है, और आपकी जब आपकी सप्लाई कम हो जाती है तब भी आपकी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी आती है। अब यही चीज़ आपको एग्जाम्पल से आगे समझाई गई है। जैसे देखो, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के केस में एक्सचेंज रेट फॉल्स फ्रॉम $1 जो विच वॉज अवेलेबल एट 60, नाउ इट इज़ अवेलेबल एट 50। $1 जो आपका 60 रुपये में पहले मिलता था अब आपको 50 रुपये में मिल रहा है। इट मीन्स आपकी इंडियन करेंसी की वैल्यू जो है अप्रिशिएट हुई है इन रिलेशन टू $। ठीक है। और डेप्रिसिएशन के केस में क्या है? एक्सचेंज रेट राइजेस फ्रॉम ऑफ $1 अवेलेबल फ्रॉम 60 to 70 रुपीज़। पहले 60 रुपये का मिलता था अब 70 रुपये का मिल रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ अ केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ इंडियन रुपी इन रिलेशन टू $। ठीक है बच्चे, सो ये हमारा डिफरेंस है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। तो हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट हमने डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी आती है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट की। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? देखो, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और जो पहले हमने फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिस्कस किया है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमने यही डिस्कस किया था कि वो डिमांड एंड सप्लाई की फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर वो इक्विलिब्रियम रेट जो आता है फिक्स होता है, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। बट ये जो आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है इसमें ऐसा कुछ नहीं, डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर डेली चेंजेस के ऊपर वो नहीं होता, वो फ्लक्चुएट नहीं होता फिक्स एक्सचेंज रेट, वो एक जगह पे फिक्स्ड रहता है। अब बात आती है कि कौन फिक्स करता है इसको जो गवर्नमेंट फिक्स करती है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, उस कंट्री की गवर्नमेंट जो है फिक्स करेगी एक्सचेंज वैल्यू ऑफ द करेंसी, फॉरेन करेंसी की। ठीक है। अब जैसे सेंट्रल बैंक या गवर्नमेंट, उनको पूरी अथॉरिटी है कि वो इंटरवीन कर सकें अगर आपकी करेंसी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, अप डाउन जा रही है, तो उस केस में उसको स्टेगनेंट बनाने के लिए, फिक्स करने के लिए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर देता है। इसको हम पेग्ड एक्सचेंज रेट भी बोलते हैं। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन मान लो फिक्स एक्सचेंज रेट के नाम से नहीं आता है, पेग्ड एक्सचेंज रेट के नाम से आता है, तो इट मीन्स वन एंड द सेम थिंग, आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है कि फिक्स एक्सचेंज रेट का अनदर नेम बताओ। ठीक है। तो इसमें गवर्नमेंट को पूरी फ्रीडम है कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट को फिक्स कर सकता है। अब ये है कि गवर्नमेंट के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो जो एक्सचेंज रेट फिक्स कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो फिक्स कर रहा है, वो जो इक्विलिब्रियम रेट जो हमने पहले किया था, जहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई मीट करती है, जो इक्विलिब्रियम रेट है उससे ऊपर भी हो सकता है, उससे नीचे भी हो सकता है, वो गवर्नमेंट की मर्जी है। इट डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट उसको जो ये फिक्स एक्सचेंज रेट को जो फिक्स करता है इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर या इक्विलिब्रियम रेट से नीचे, जहाँ पे भी वो फिक्स करता है, वो बेसिकली गवर्नमेंट का एक टूल है। एक गवर्नमेंट जो है एक इसको हम कहते हैं मैनेज फ्लोटिंग है उसकी, गवर्नमेंट की या सेंट्रल बैंक की, जिससे वो एक्सचेंज रेट को मतलब एक लिमिट कर सके, मैनेज कर सके डिजायर्ड लिमिट्स में। ठीक है। तो अभी हम ये डिस्कस करते हैं आगे डिटेल में। अभी देखो, जब मैंने आपको पहले बताया गवर्नमेंट के पास या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री के पास अथॉरिटी है कि वो इक्विलिब्रियम रेट एक्सचेंज रेट से ऊपर और नीचे फिक्स कर सकता है। तो पहले हम बात करते हैं अगर वो इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर फिक्स करता है। मान लो इक्विलिब्रियम रेट हम किसी भी कंट्री की करेंसी की बात कर लो, मान लो जैसे $, की बात कर रहे हो, अगर वो 50 इक्विलिब्रियम रेट है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, अगर 50 रुपीज़ इक्विलिब्रियम रेट है, उसको उन्होंने सेट कर दिया गवर्नमेंट ने हायर देन द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट, मीन्स 60 रुपीज़ पे सेट कर दिया। ठीक है। ये आपको इस एग्जांपल से मैं समझा रही हूँ कि अगर उसने 60 रुपीज़ पे सेट कर दिया, अब जैसे उन्होंने बोला डोमेस्टिक करेंसी इज़ डेलिबरेटली लोअर्ड बाय द गवर्नमेंट, अब जब 60 रुपीज़ पे 50 रुपीज़ का जो है आपका
इक्विलिब्रियम रेट है और गवर्नमेंट ने 60 रुपीज़ पे सेट कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली गवर्नमेंट ने क्या है, जानबूझ के अपनी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम की है ना, डेप्रिशिएट की है ना वैल्यू। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट अपना जो रेट है वो ज़्यादा हाई करेगा तो डोमेस्टिक करेंसी की डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के गवर्नमेंट ने उसकी वैल्यू जो है डेप्रिशिएट की है डोमेस्टिक करेंसी की, इसको हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन और डीवैल्यूएशन में डिफरेंस है। डेप्रिसिएशन होती है हमारी जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के कारण जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है, पर जो डीवैल्यूएशन है उसमें डोमेस्टिक करेंसी की गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक करेंसी की जो है वैल्यू जान के बूझ के वो डेलिबरेटली वो उसको लोअर करते हैं। ये डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में मेन डिफरेंस है। ठीक है, ये आपको एग्जाम में आ भी सकता है, तो इसको केयरफुली समझ लेना प्लीज। अब जो है डीवैल्यूएशन क्या होता है, डीवैल्यूएशन से जब उन्होंने रेट बढ़ा दिया तो डीवैल्यूएशन लीड्स टू एक्सेसिव सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। ऑब्वियसली डिमांड तो कम हो जाएगी ना, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। इंटरनेशनल मनी मार्केट में जब इक्विलिब्रियम स्टेट है उसमें ऑब्वियसली डिमांड जो आपकी डिवैल्यूएशन के कारण जो आपकी फॉर उस यूएस डॉलर की सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी और उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, यही चीज़ हम आगे समझते हैं डायग्राम के। अब ये देखो, ये आपका डायग्राम है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन एक्स एक्सिस एंड ऑन वाई एक्सिस देयर इज रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। सो ई इज द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। ठीक है, वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीन्स, अब गवर्नमेंट ये जो इक्विलिब्रियम रेट तो हमारा ओ आर है ना और ओ एन सप्लाई है यूनिट्स, पर गवर्नमेंट ने क्या किया, ओ आर की जगह उसने रेट गवर्नमेंट ने ज़्यादा हाई फिक्स किया है, OR1 कर दिया। जब रेट OR1 फिक्स कर दिया यूएस डॉलर का डोमेस्टिक कंट्री में, तो उस केस में देखो जी हमारी डिमांड हो रही है OP यूनिट्स की और हमारी सप्लाई हो रही है OQ यूनिट्स की। अब सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है, तो ये बेसिकली आपका होता है डीवैल्यूएशन। अब इस चीज़ में एक बात ध्यान रखनी है, अगर अब जैसे सप्लाई हमारी ज़्यादा हो रही है और डिमांड हमारी कम हो रही है, तो इसके कारण क्या होगा, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट तो कम होगा, ऑब्वियसली उसको इक्विलिब्रियम लेवल पे लाना पड़ेगा ना, कम होगा। पर अगर ये कम होता है तो उसके कारण क्या होगा, जो हमने डीवैल्यूएशन गवर्नमेंट ने जो रेट हाई फिक्स किया है उसका तो कोई पर्पस सर्विस नहीं हुआ, क्योंकि रेट कम हो जाएगा तो फिर बात तो वहीं आ जाएगी, इक्विलिब्रियम रेट बन जाएगा। तो इसके कारण गवर्नमेंट ने यहाँ पे रोल प्ले करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या रोल प्ले करती है गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, वो जितनी हमारी एक्सेस सप्लाई होती है इंटरनेशनल मनी मार्केट में, जितनी एक्सेस होगी सप्लाई वो गवर्नमेंट अपना परचेज कर लेगी, या सेंट्रल बैंक जो एक्सेस सप्लाई मीन्स इस केस में PQ, इस केस में जो हमारी PQ की सप्लाई एक्सेस है ना, ये जो एक्सेस सप्लाई है ये जो है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री परचेज करेगी। जब वो परचेज करेगी, एक्सेस सप्लाई परचेज कर लेंगे, वो सारी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो जो उस डोमेस्टिक कंट्री का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो इंक्रीज हो जाएगा, तो ये अब जैसे इंडिया के केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व विद रिगार्ड टू यूएस डॉलर्स हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो सर्व हो जाएगा, किस कारण कि उसने जो रेट हाई किया है, जो एक फॉरेन एक्सचेंज रेट जो उन्होंने हाई किया है इक्विलिब्रियम रेट से, तो वो उनका पर्पस सर्व होगा, डिवैल्यूएशन उन्होंने की है। ठीक है, ऐसे ही हमारा अगर मान लो एक्सचेंज रेट अगर आपका लोअर देन द इक्विलिब्रियम रेट है, अभी जैसे हमने इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट से ज़्यादा की बात की है, अगर गवर्नमेंट कम पे फिक्स कर देती है तो ये क्या होता है, इसमें भी गवर्नमेंट जो है डोमेस्टिक करेंसी को जानबूझ के ये बाय मिस्टेक यहाँ पे बेटा मेरे से जो आपकी ये है एक्सचेंज रेट जो है डोमेस्टिक करेंसी की, उसने डोमेस्टिक करेंसी को डेलिबरेटली रेज करोगे। डोमेस्टिक करेंसी को डेलिबरेटली रेज करने का मतलब क्या है कि जो आपका
डोमेस्टिक करेंसी को रेस कैसे करोगे, उसको हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। इसमें जब आप एक्सचेंज रेट जो है, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट है, इक्विलिब्रियम रेट से कम करोगे तो बेसिकली आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, उससे ऑपोजिट जा रही है, बढ़ गई है, इसको हम रीवैल्यूएशन कहते हैं। यहाँ पे मैं फिर आपको रीवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में डिफरेंस आपको समझाऊंगी आगे डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन में क्या होता है, जो एक्सेस जब आपकी देखो बेटा हमारा रेट कम हो जाएगा तो डिमांड तो ऑब्वियसली बढ़ेगी। जब रीवैल्यूएशन से एक्सेस डिमांड हो जाती है फॉरेन करेंसी की इंटरनेशनल मनी मार्केट में, इसको डायग्रामेटिकली मैं आपको समझाती हूँ। अब ये देखो, ये डायग्राम है। इस केस में हमने जो है डिमांड एंड सप्लाई फॉर फॉरेन एक्सचेंज एक्स एक्सिस पे एंड रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज वाई एक्सिस पे। ई इज अ इक्विलिब्रियम रेट, एक्सचेंज रेट वेयर डिमांड एंड सप्लाई मीट्स। अब यहाँ पे देखो जो आपका इक्विलिब्रियम रेट तो है OR है, बट गवर्नमेंट ने जो रीवैल्यूएशन के कारण क्या किया, उसका रेट कम कर दिया, फॉरेन एक्सचेंज रेट का कम कर दिया। जैसे मान लो हम US डॉलर्स की बात कर रहे थे, पहले हमने 50 से 60 गवर्नमेंट ने फिक्स की थी, अब 50 से 40 फिक्स कर दी, कम कर दी। तो क्या होगा, जब रेट कम होगा तो ऑब्वियसली उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड होगी OQ और सप्लाई कितनी है, कम रेट पे ऑब्वियसली सारे कम बेचना चाहेंगे, डिमांड होगी ज़्यादा और सप्लाई हमारी होगी कम। OP हम जो हमारे ये OP यूनिट्स हमारे सप्लाई के हैं और OQ यूनिट्स हमारे डिमांड के हैं, ठीक है। तो इसके कारण क्या है, ये हमारा रीवैल्यूएशन है। आप देखो अगर मान लो आप बोलते हो एक्सेस डिमांड को रीवैल्यूएशन ने हमने इंटरनेशनल मनी मार्केट में हम बढ़ाते हैं, डिमांड बढ़ाते हैं, तो इससे अगर आप डिमांड बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो है बेसिकली हमारा रिवैल्यूएशन का पर्पस लॉस हो जाएगा, क्योंकि हमारी एप्रिसिएशन हो जाएगी। एप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन में फ़र्क ही नहीं रहेगा कोई। तो वो गवर्नमेंट का जो पर्पस है वो सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, ये जो एक्सेस डिमांड है, अब ये देखो इस केस में जो हमारी एक्सेस डिमांड हमारी OQ है और सप्लाई हमारी OP है, जो PQ यूनिट्स हैं जो एक्सेस डिमांड की हो रही हैं, अब वो डिमांड को कौन फुलफिल करेगा, वो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने जो अपने पास फॉरेक्स रिजर्व्स में जो US डॉलर्स रखे हुए हैं उनको बाहर निकालेगी और उनको सेल करना शुरू करेगी। उसे बेसिकली क्या होगा, हमारी एप्रिसिएशन में रीवैल्यूएशन का पर्पस जो है हमारा सॉल्व होगा। तो रीवैल्यूएशन के पर्पस सॉल्व करने में क्या होगा, जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो बढ़ेगा, उससे हमारा फॉरेन अगर वो अपने डोमेस्टिक उन्होंने जो रिजर्व्स परचेज किए हुए हैं अगर उनको वो सेल नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा, आपका इक्विलिब्रियम रेट हायर हो, आपका रेट फॉरेन एक्सचेंज का बढ़ेगा और फिर आपकी एप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी होगी, डोमेस्टिक करेंसी। बट गवर्नमेंट का जो मेन पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। मेन पर्पस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो अपने रिजर्व्स में से निकालेगी और उनको वो पब्लिक सेल में करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैनेज फ्लोटिंग है, सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या गवर्नमेंट करती है ऑफ द डोमेस्टिक कंट्री। वो क्या करते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को सेल और परचेज करते हैं, सो डैट जो एक्सचेंज रेट है वो विद इन डिजायर्ड लिमिट्स वो आपका मैनेज रहे, मेंटेन रहे, ठीक है। सो इसको आप एक बार केयरफुली कर लेना, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपको थोड़ा एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन से ये डिफरेंट है, बट ये बहुत ईजी, इसको केयरफुली करना। तो अभी तक बेटे हम डिटेल में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हम डिस्कस कर चुके हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आ सकता है वो आता है डिफरेंस का। ये मैं आपको डिफरेंस करवा रही हूँ फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। ये करवा रही हूँ कि अगर आपको MCQs में या वन मार्क क्वेश्चन में अगर ये पेपर में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सको। इसको क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है, पर आप इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करो। आप देखो जैसे मैंने आपको
फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है वो उसमें क्या होता है, वो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट कौन डिटरमिन करता है, उसमें फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है ये गवर्नमेंट डिटरमिन करती है या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री डिटरमिन करता है। जो गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री डिटरमाइन करेगा वो हमेशा हमारा फिक्स्ड होगा, वो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होगा, ठीक है। और जो फ्लेक्सिबल होगा वो मैंने आपको किससे समझाया था, आपको मैंने लॉ ऑफ डिमांड से समझाया था। जैसे कॉमोडिटीज़ के जो प्राइसेस है वो किसके ऊपर बेस होते हैं, वो इट डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इन द सेम वे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो हमारी डिपेंड होगी वो किसके साथ डिटरमिन होगी, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द इंटरनेशनल मनी मार्केट, ठीक है। फ्लेक्सिबल में चेंज होती है डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, रेट आपका चेंज होगा ही होगा, राइट। और फिक्स्ड में आपका फिक्स रहेगा जो आपका गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी। पहला डिफरेंस का बेसिस ये था। सेकंड पे चलो, जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है पहले हम उसकी बात करते हैं। चेंजेस इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज आर प्लान्ड एंड इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। जो मैंने आपको पहले बताया वही चीज़ है, बट ये दूसरे फॉर्म में आया गया है कि जो भी चेंजेस फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में आएंगी वो सारी की सारी कौन करेगा, गवर्नमेंट या सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जो चेंजेस किसके थ्रू होंगी, वो तो आपकी मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगी, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो चेंजेस इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज थ्रू आर लिंक्ड to the changes in the market forces of demand and supply, ठीक है। then comes fixed exchange rate। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में हमारा क्या होता है, उसमें डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन होता है। डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन क्यों होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट अबव द इक्विलिब्रियम रेट या बिलो द इक्विलिब्रियम रेट जो आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है आपका फिक्स कर देती है, इसलिए उसमें डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन होता है। और जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी या एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो क्या होगा, आपकी डिमांड ज़्यादा होने के कारण आपकी करंट डोमेस्टिक कंट्री की जो आपकी करेंसी उसकी डेप्रिसिएशन होगी। अगर आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो आपकी एप्रिसिएशन होगी। ऐसे ही फिक्स एक्सचेंज रेट में क्या होता है, डीवैल्यूएशन या रीवैल्यूएशन होता है, और एक फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हमारी एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में टू मेंटेन फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज एट अ पर्टिकुलर लेवल। हमें क्या गवर्नमेंट का क्या एम होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसको स्टेबल करके रखें, फिक्स करके रखें। वो पर्टिकुलर लेवल के लिए तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज का अपने पास रखना पड़ेगा, ताकि वो अपने जो मैनेज फ्लोटिंग जो मैंने आपको समझाया था उसके हिसाब से वो रेट वहीं पे सेट रहे, ताकि वो इजीली फॉरेन से जो आपकी फॉरेन करेंसी वो परचेज या सेल करे आरबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री या गवर्नमेंट, सो एज टू मेंटेन द फिक्स्ड रेट ऑफ एक्सचेंज। बट जो आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है उसमें आपको कोई भी फॉरेन एसेट्स को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, फॉरेन करेंसी को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये तो अपने आप ही सेट होना डिपेंड्स अपॉन द मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन बहुत कम होती है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन बहुत हाई होती है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन क्यों कम होती है, क्योंकि वो एक फिक्स्ड रेट आपका गवर्नमेंट ने सेट कर दिया है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी में कुछ चेंज होगा तब वो थोड़े से चांसेस हो जाते हैं स्पेकुलेशन के, अदरवाइज नहीं होते हैं। और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो तो आपका अनप्रेडिक्टेबल है ना। अगर आपकी डिमांड एंड सप्लाई की फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका फॉरेन करेंसी का किस हिसाब से रेट आपने मैनेज करना है, ठीक है। सो ये बेसिक डिफरेंस है आपका दोनों फिक्स एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में।
अब देखो, हमने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में डिटेल में हमने पढ़ा है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है और वो उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है उनके टाइप्स हम डिटेल में डिस्कस किए हैं, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों। अब बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज की हम बात करें, भाई फॉरेन एक्सचेंज की किसी कंट्री को ज़रूरत क्यों है, वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड। अगर आपको क्वेश्चन ये आ जाता है वाई इज़ फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, तो जो आगे मैं समझाऊंगी वही आंसर लिखना है। इसको ये क्वेश्चन एक और फॉर्म में भी आ सकता है, व्हाट आर द कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी या फॉरेन एक्सचेंज। तो दोनों केसेस में एक ही आपका आंसर आएगा जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो, फॉरेन एक्सचेंज जो है हर कंट्री को ज़रूरत होती है। वो क्यों ज़रूरत होती है, यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हैं जिसके कारण ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम फर्स्ट हम के रीज़न देख रहे हैं, पहला है कि रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स। अब देखो, कोई भी कंट्री ने ट्रेडिंग करनी है, काम करना है, अपनी डोमेस्टिक कंट्री को ग्रो करना है, उसको प्रॉस्परस बनाना है, उसके लिए उनको लोन्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जो तो कंट्रीज़ पहले ही डेवलप्ड हैं उनको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बट फॉर द नेशंस लाइक इंडिया विच आर डेवलपिंग नेशंस, इन कंट्रीज़ को जो है डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी हमारे पास इनकम है, जितना हमारे पास रेवेन्यू है, उसके अलावा हमें बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी डिपेंड करना पड़ता है। किस फॉर्म में डिपेंड करते हैं, हमें काफ़ी फॉर्म्स में हमें डिपेंड करना पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमें फॉरेन कंट्री से हमारे को लोन्स भी लेने पड़ते हैं। इंडिया को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज़ हैं, द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ जितनी भी हैं, उनसे हमारे को इंटरनेशनल लोन्स लेने पड़ते हैं। अब जो आप इंटरनेशनल लोन्स किसी भी कंट्री से लोगे, लेट द कंट्री बी एक्स, कोई भी, हमें नाम नहीं ले रही हूँ, कोई भी कंट्री हुई, तो एक्स कंट्री से जब आप लोन लोगे तो वो लोन आपको उनकी कंट्री की करेंसी के हिसाब फॉर्म में मिलेगा। आपको इंडियन रुपीज़ में लोन नहीं मिलेगा, उनकी करेंसी में मिलेगा। इसलिए जब अब आपको लोन उनकी करेंसी की यूनिट्स में मिलेगा तो आपने रीपेमेंट भी तो उसी में करनी है। अगर आपको किसी कंट्री ने अपनी डोमेस्टिक करेंसी में जब वो लोन देंगे तो आपने जब रीपे करना है, उनका लोन वापस तो करना ही है, जब उनको रीपे करना है तो आपको उनकी करेंसी में ही वापस देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको फॉरेन करेंसी आपकी डिमांड होती है, हमें रखनी पड़ती है, हर कंट्री को रखनी पड़ती है, सो डैट अगर अब उन्होंने इंटरनेशनल लोन्स लिए तो उनको वो ईजिली रीपे कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या है बेटा, अब देखो, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी होती है, बाकी कंट्रीज़ में भी होती है। अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, किसी कंट्रीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हो बिज़नेस एक्सपैंड करने के लिए, तो आपको उस कंट्री की करेंसी की पहले ज़रूरत पड़ेगी। किसी दूसरी कंट्री में आपने जब इन्वेस्टमेंट करनी है, उस कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी आपको जो है उस कंट्री में यूज़ होती है वो आपको लेनी पड़ेगी। यू नीड करेंसी, फॉरेन करेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर किसी भी चीज़ में, कंट्री में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट आ जाता है जी इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट्स में देखो, हम इंडिया है, जैसे इंडिया में हर चीज़ का इम्पोर्ट हो रहा है, क्लोथ्स का हो रहा है, फूड का हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा कैपिटल गुड्स की बहुत ज़्यादा हो रही है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, टीवीज़ एंड ऑल, ये सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट हो रही है। तो अब ये जब चीज़ों की इम्पोर्ट हो रही है, जब हम बाहर देशों से अपनी कंट्री में मंगवाते हैं, तो हमने जब उनको पेमेंट करनी है तो उनकी करेंसी में करनी पड़ती है। तो जब हमें उनकी करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी तो वी नीड फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। देन कम्स डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड। डायरेक्ट परचेजेस अब्रॉड में क्या है, अब देखो, हमारी कंट्री में इंडिया के कितने बच्चे जाते हैं बाहर टूरिस्ट स्टडी वीज़ा पे, पढ़ने जाते हैं दूसरे नेशंस में, या लोग जाते हैं घूमने के लिए टूरिस्ट वीज़ा पे। इन चीज़ों के लिए, अगर आप किसी भी चीज़ के लिए बाहर जा रहे हो, कई बार आप अपने रिलेटिव्स को मिलने भी जाते हो,
ठीक है। तो किसी केस में भी आप जब फॉरेन कंट्री में जा रहे हो तो आपको उस कंट्री की करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? आपने वहाँ जाके कुछ परचेजेस करनी है, कुछ खरीदना है सामान, आपने कोई भी नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ के लिए वहाँ पे आप शॉपिंग करने चाहते हो, घूमने चाहते हो, तो आप चीज़ तो खरीदते हो। बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तब भी आपको वहाँ की चीज़ें तो लेनी पड़ेंगी। तो वहाँ की डायरेक्ट चीज़ें जो हम लेंगे, बच्चे जो उस टाइम लोगे आप लोग, तो यू नीड करेंसी। आपको ये तो नहीं है कि उस कंट्री में आपके रुपीज़ चलेंगे, नो, उस कंट्री में आपके रुपीज़ तो नहीं चलेंगे ना, उस कंट्री में उस कंट्री की करेंसी चलेगी। सो इसलिए हर कंट्री को करेंसी, फॉरेन करेंसीज के रखने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कम्स ग्रांट्स एंड डोनेशंस। ग्रांट्स एंड डोनेशंस, ये देखो, ये आपकी अभी तक जो हमने चीज़ें अपने जितने अब मैंने आपके साथ पॉइंट्स डिस्कस किए वो सारे बायलैटरल थे, बट ये ग्रांट्स एंड डोनेशंस जो है ये एक आपका यूनिलेटरल है। यूनिलेटरल मतलब एक साइड की पेमेंट होती है और दूसरी साइड से कोई सर्विस आपको इन रिटर्न या गुड्स या सर्विसेज आपको इन रिटर्न में नहीं मिलती। आप कुछ ग्रांट्स दे रहे हो या आप डोनेट कर रहे हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोविड एरा है, कोविड में हर कंट्री में डोनेशंस गई हैं, ग्रांट्स गई हैं, या कभी कोई आपकी कैलामिटी ऐसी हो जाती है, उस केस में जैसे अर्थक्वेक आ गया या नेचुरल कैलामिटी आ गई, फ्लड्स आ गए, कुछ आ गया, आपकी डिस्ट्रक्शन ज़्यादा होगी, तो फॉरेन एड, फॉरेन कंट्री से काफ़ी ग्रांट्स एंड डोनेशंस आपको मिल जाती है। वो जो आपको ग्रांट्स एंड डोनेशंस हैं वो यूनिलेटरल है। अब वो जो आपको ग्रांट्स एंड डोनेशंस देंगे वो आपको अपनी उनकी डोमेस्टिक करेंसी में देंगे। सो इसलिए आपको हर कंट्री को करेंसी की, फॉरेन करेंसी रखने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट कम्स पेमेंट ऑफ इनकम्स। पेमेंट ऑफ इनकम्स, अब देखो कोई भी कंट्री है उसने क्या करना है, फैक्टर सर्विसेज जो है आप ले रहे हो, दूसरे फैक्टर सर्विसेज जो हम ले रहे हैं लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर से, तो वो फैक्टर इनकम्स भी जनरेट करेंगे। जब हम फैक्टर सर्विसेज लेंगे, जो फैक्टर इनकम जनरेट होएगी वो इनकम जनरेट होगी वो आपको दूसरे नेशंस के लोग जो यहाँ पे जिन्होंने फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उन लोगों को इनकम उनकी उसमें देनी पड़ेगी। ठीक है। देन कम स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग। स्पेक्यूलेशन क्या होता है? स्पेक्यूलेशन बेसिकली होता है जब हम किसी भी चीज़ का सेल एंड परचेज करते हैं विद द बेसिक मोटिव टू अर्न मोर प्रॉफिट्स व्हेन द प्राइस विल राइज। अब देखो, अगर आप पहले किसी चीज़ का, कई लोग क्या होता है स्पेकुलेशन करते हैं, वो पहले कम रेट पर चीज़ें अपने पास स्टॉक में रख लेते हैं। जब उनको पता है कि फ्यूचर में इसका प्राइस राइज होना है तो वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, उसको हम स्पेकुलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज की हम बात कर रहे हैं। फॉरेन एक्सचेंज में किसी भी कंट्री की अगर आप करेंसी को अपने पास आप रख लेते हो, स्टोर करके रख लेते हो इस पर्पस के लिए कि वो आप बाद में उसके साथ स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग करोगे। तो ये नॉर्मली कब होती है? ये जब आपका फॉरेन एक्सचेंज का रेट लो होता है तब हम खरीद लेते हैं, और जब उसका रेट हाई होता है मार्केट में तब उसको हम बेचते हैं, सो एज टू अर्न प्रॉफिट्स। सो ये जो हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए ये बेसिकली आपके पॉइंट्स हैं कि हमें क्यों, why foreign exchange is demanded or foreign currency is demanded, or you can say कि what are the various components of demand for foreign exchange or foreign currency। ठीक है बच्चे, अभी पहले ये डिस्कस किया what are the various components of demand for foreign exchange या why is foreign exchange demanded, क्यों मांगी जाती है, वो डिस्कस किए। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से हमारे पास सोर्सेज है जहाँ से हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रही है। हमने पहले डिस्कस किया था हम क्यों रखते हैं अपने पास हम क्यों रखते हैं। अब है कौन सी जगह से हमारे पास सोर्सेज है, कौन सी जगह से फॉरेन एक्सचेंज आ रही है, वो डिस्कस करना है। तो चलो, पहला है एक्सपोर्ट्स मीन्स के हमने अपने नेशन से दूसरी जगह पे गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया, हमने
आउटफ्लो किया, दूसरे नेशंस को हमने भेजा। जब हम दूसरी कंट्रीज़ में अपनी कंट्री के डोमेस्टिक में गुड्स एंड सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे नेशंस में, तो उनके उस रिटर्न में वो हमें क्या देते हैं, हमें वो मनी देते हैं। अब वो मनी हमें किस फॉर्म में देंगे, जिस कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस कंट्री की करेंसी हमें मिलेगी, ठीक है, उस करेंसी में वो अपनी पेमेंट करेंगे। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का, फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसी का, ठीक है। देन कम्स हम इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमारे इंडिया में देखो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे हम इंडियंस बाहर करते हैं तो हम उनकी करेंसी में पेमेंट करते हैं। जब हम वहाँ से ले रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, तब ये बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है, ताकि ये इसलिए है ताकि एक कंट्री आराम से अपनी ग्रो कर सकें, प्रॉस्परस कर सकें, और वो अपने जो बिज़नेस को वो ओवरसीज़ एक्सपैंड कर सकें। जब दूसरी कंट्रीज़ हमारी कंट्री में जब इन्वेस्ट करती हैं तो वो अपनी करेंसी में करती हैं, और हमारे पास उस करेंसी का एक जो है इनफ्लो होता है, और हमारे पास वो करेंसी की ज़्यादा जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है, ठीक है। देन कम्स डायरेक्ट परचेजेस बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब ऐसे है कि हमारी डोमेस्टिक कंट्री में भी दूसरी कंट्री के लोग घूमने आते हैं, आपने देखो अगर फॉरेनर्स कितने आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, या वो अपने रिलेटिव्स को, नियर्स एंड डियर्स को मिलने आते हैं इंडिया में, या बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं स्टडी वीज़ा पे, तो वो ये सारे लोग जो बाहर से आ रहे हैं, इन लोगों को यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, खाने पीने के लिए डायरेक्टली सामान खरीदना पड़ता है। वो डायरेक्टली जो सामान खरीदेंगे वो हमारी करेंसी में खरीदेंगे, तो इसलिए उनको पहले अपनी करेंसी से अपनी करेंसी एक्सचेंज करानी पड़ती है, तो हमारी कंट्री में उनकी करेंसी इसलिए आ जाती है। इन द सेम वे लोन्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो डोमेस्टिक करेंसी ने फॉरेन कंट्री से लोन लिए हैं, वो जो लोन हमारे को मिलेंगे वो उनकी करेंसी में मिलते हैं, ठीक है। किसी भी कंट्री से लोगे, जैसे अगर आप अमेरिका से, यूएस से ले रहे हो तो आपको यूएस डॉलर्स में मिलेगा, अगर आप मतलब यहाँ पे इंग्लैंड से ले रहे हो, यूके से ले रहे हो तो आपको पॉइंट्स में मिलेगा, ठीक है ना। तो जैसे इस कंट्री की करेंसी है उस करेंसी में आपको मिलेगा। नेक्स्ट कम्स ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री ने हमारे को, हम डोमेस्टिक कंट्री में ग्रांट्स एंड डोनेशंस बाकी कंट्रीज ने दिए हैं, वो सारी ग्रांट्स और डोनेशंस, वो जो यूनिलेटरल पेमेंट है, जिनके लिए हमें कुछ रिटर्न में नहीं देना पड़ता, तो वो हमारे को फॉरेन एक्सचेंज में, फॉरेन करेंसी में आएगा। इससे हमारा जो फॉरेन करेंसी का सोर्स जो है वो हमारा स्टॉक जो है वो हमारा बढ़ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स बन जाता है। देन कम्स इनकम रिसीट्स। इनकम रिसीट्स में जैसे अब देखो हमारी कंट्री के जो फ्लो होगी इनकम, फॉरेन एक्सचेंज फ्लो होगी किस हिसाब से, वो इनकम रिसीट्स जो हम लेंगे, जो फैक्टर इनकम्स जो हमने फैक्टर रिसीट्स या फैक्टर इनकम्स की पेमेंट, इनकम जो हमने रिसीव किए हैं, वो सारी की सारी जो हम फॉरेन कंट्री से लेते हैं, उससे हमारा फॉरेन करेंसी का स्टॉक जो है वो बढ़ता है। एंड लास्ट कम्स रेमिटेंसेस बाय द नॉन रेजिडेंट्स। रेमिटेंसेस बाय नॉन रेजिडेंट्स मीन जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है रेमिटेंस का, जिससे हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो है आती है। जो ये रेमिटेंसेस है, ये बहुत एक बहुत ही ज़्यादा जो हमारे को मिलती हैं पैसे एनआरआई से, वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है, जो जिससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई जो है वो बढ़ती है, ठीक है। ये जो सारे हमने फैक्टर्स पॉइंट्स डिस्कस किए, ये सारे फैक्टर्स दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द responsible for sources of foreign exchange, या you can say these are the important components of the supply of foreign exchange or foreign currency, ठीक है बेटा।
हमने फॉरेन एक्सचेंज के बारे में, फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है उसके बारे में डिस्कस किया है। अब हम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। जैसे हमारी वेजिटेबल मार्केट होती है, फ्रूट मार्केट होती है, हमारी गुड्स की मार्केट होती है, वैसे ही हमारी फॉरेन एक्सचेंज की भी मार्केट होती है। ठीक है, तो पहली बात, आपको अगर एमसीक्यू में ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ गया कि फॉरेन एक्सचेंज रेट का एक और नाम बताओ, या कई बार आपको क्वेश्चन में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की जगह फॉरेक्स मार्केट लिख दिया, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट इज़ वन एंड द सेम थिंग। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज़ ऑल्सो नोन एज द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, अब ये फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स मार्केट होती क्या है? बेसिकली ये वो मार्केट होती है जहाँ पे नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, ये इट इज़ अ मार्केट फॉर नेशनल करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। फॉरेक्स मार्केट एक ऐसी जगह है, एक ऐसी मार्केट प्लेस है जहाँ पे नेशनल करेंसीज आपको सारी कंट्रीज़ की वर्ल्ड की दिखेंगी, मिलेंगी। वो इट इज़ अ सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट करेंसीज। डिफरेंट करेंसीज में आपने ट्रेडिंग करनी है, सेल परचेज करनी है, कुछ करना है, तो आप वो फॉरेक्स मार्केट में जाके आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हर टाइप की करेंसी आपको, हर कंट्री करेंसी आपको मिलेगी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट या फॉरेक्स मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स इन दिस मार्केट कैन बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पे कोई और चीज़ नहीं मिलती, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन करेंसीज डिफरेंट कंट्रीज की सिर्फ वही मिलती हैं। ठीक है, सो हेयर बायर्स एंड सेलर्स इन दिस मार्केट कैन बाय और सेल फॉरेन एक्सचेंज। तो ये तो बेसिकली मैंने आपको बताया है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है। ये बात आती है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट तो ठीक है, हो गया है एक जगह, पर उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे ना, कुछ फंक्शंस भी वो परफॉर्म करती होगी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। वो कौन कौन से फंक्शन है, ये कई बार आपको क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में आ जाता है। फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, बेसिकली फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के 3 फंक्शंस हैं, ट्रांसफ़र फंक्शन, क्रेडिट फंक्शन एंड हेजिंग फंक्शन। बहुत ज़्यादा डिटेल में +2 क्लास लेवल में आपको नहीं ज़रूरत है करने की, बट यू शुड हैव द ओवरव्यू ऑफ ऑल द 3 फंक्शंस। आपको पता होना चाहिए कि ये 3 फंक्शंस है क्या, ये ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, क्रेडिट फंक्शन क्या होता है और हेजिंग फंक्शन क्या होता है। तो चलो वो डिस्कस करते हैं। पहली बारी आती है हमारी ट्रांसफ़र फंक्शन की। ट्रांसफ़र फंक्शन जैसे आपको नाम से ही पता चलता है, ये बेसिकली ट्रांसफ़र करती है, क्या करता है, ये करेंसी एक कंट्री की दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करती है। किस लिए? जो हमने पेमेंट करनी है उस लिए। ट्रांसफ़र फंक्शन ट्रांसफ़र ऑफ करेंसी फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट। जो आपकी पेमेंट की सेटलमेंट करनी है उसके लिए ये ट्रांसफ़र फंक्शन ये काम करता है, ट्रांसफ़र करता है करेंसी को। ये बेशक आपकी सेटलमेंट ऑफ पेमेंट्स हो या ग्रांट्स एंड डोनेशंस के लिए हो, किसी चीज़ के लिए भी हो जो आपने पढ़े हैं, किसी चीज़ के लिए भी आपने मनी ट्रांसफ़र करनी है, तो उसके लिए आपके जो है ट्रांसफ़र फंक्शन ये आपका फॉरेक्स मार्केट का यहाँ पे काम करता है। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ट्रांसफर्स द परचेजिंग पावर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। अब मान लो आपने इंडिया से आपने भेजने हैं पैसे, कहाँ पे? दुबई में। दुबई में क्या है, दिनार चल रहा है, और इंडिया की करेंसी क्या है, रुपीज़ है। तो जब आप वहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो आपने उनको उनकी करेंसी में देना है। तो इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ये परफॉर्म करता है फंक्शन, आपके रुपीज़ की परचेजिंग पावर को चेंज कर देता है उनके दिनार की उसमें परचेजिंग पावर में, सो डैट दे कैन ईजिली यूज़ दैट मनी। ठीक है, सो ये ट्रांसफ़र फंक्शन है जो हमारा फॉरेक्स मार्केट परफॉर्म करती है। नेक्स्ट कम्स क्रेडिट फंक्शन। क्रेडिट फंक्शन क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट मेक्स अ प्रोविजन ऑफ क्रेडिट फॉर द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, जो ट्रेडिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, जो ट्रेडिंग होती है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती है, उसके लिए आपको वो इतनी ज़्यादा लार्ज स्केल पे होती है, समटाइम्स यू नीड लोन, या आपको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है। जब आपको क्रेडिट की ज़रूरत पड़ती है तो ये फॉरेक्स मार्केट वो प्रोविज़न भी आपको प्रोवाइड करती है क्रेडिट की, सो डैट फॉर द
easy export and import of goods and services. ठीक है. एंड लास्ट फंक्शन ऑफ फॉरेक्स मार्केट इज द हेजिंग फंक्शन. हेजिंग फंक्शन क्या कहता है बेटा? इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द रिस्क अगेंस्ट द वेरिएशंस इन द फॉरेन एक्सचेंज रेट. अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्योंकि ये इंटरनेशनली डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये फ्लक्चुएट होती रहती है. जैसे हमने पहले पढ़ा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, जब ये फ्लक्चुएट होती रहती है तो एक्सचेंज रेट एक टाइम एक्सचेंज रेट क्या करती है, एक रेट पे उसको लॉक कर देती है, ताकि जो और उस रेट पे वो लॉक करेगी आपकी फ्यूचर सप्लाईज़ के लिए. ठीक है, जो आपने फ्यूचर सप्लाई जो आपने डील की हुई है वो डील उस रेट पे वो लॉक कर देगी. हैजिंग फंक्शन ये परफॉर्म करता है. ठीक है, सो ये बेसिकली आपके 3 फंक्शंस हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के या फॉरेक्स मार्केट के, जो आपको ओवरव्यू आपको ज़रूर पता होना चाहिए. ठीक है बेटा, हमने फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ी कि क्या होती है अभी, और उसके हमने फंक्शंस डिस्कस किए. अब हम बारी आती है उसकी ऑपरेशंस की. ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. ठीक है, जो मार्केट कैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कैसे ऑपरेट करती है वो हमने देखना है. सो एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट्स इन 2 वेज. नॉट मतलब दोनों केसेस साइमल्टेनियसली नहीं चलेंगे. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट्स ईदर एज स्पॉट मार्केट और एज फॉरवर्ड मार्केट. ठीक है, या स्पॉट मार्केट होगी या वो फॉरवर्ड मार्केट होगी. ठीक है, बात करते हैं पहले स्पॉट मार्केट की. स्पॉट मार्केट को एक और 2 और नाम दिए गए हैं, कैश मार्केट एंड फिजिकल मार्केट. अगेन मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको स्पॉट मार्केट के नाम से क्वेश्चन नहीं आया, कैश मार्केट के नाम से या फिजिकल मार्केट के नाम से क्वेश्चन आता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना. वो ध्यान रखना कि स्पॉट मार्केट के ही ये 2 नाम और हैं. ये आपको MCQs में भी आ सकता है, नॉर्मल भी क्वेश्चन में स्पॉट मार्केट की जगह कैश मार्केट या फिजिकल मार्केट भी नाम लिखा आ सकता है. ठीक है, अब ये है जो स्पॉट मार्केट ये या कैश मार्केट और फिजिकल मार्केट, ये होती क्या है? इट इज़ बेसिकली अ मार्केट इन विच फॉरेन एक्सचेंज इज ट्रेडेड फॉर इमीडिएट डिलीवरी. इसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज की बात करी. फॉरेन एक्सचेंज की मार्केट है जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग हो रही है, वो इमीडिएट डिलीवरी के लिए. हमें साथ की साथ डिलीवरी चाहिए, बहुत लंबी टाइम के लिए नहीं. ये नहीं है कि आज हम कर रहे हैं और हमें परसों डिलीवरी चाहिए. ये साथ के साथ ऑन द स्पॉट होता है. ठीक है, ये इट इज़ ऑफ डेली नेचर. ये डेली नेचर की तरह का काम करता है. इसके बीच में इट डज़ नॉट ट्रेड इन फ्यूचर डिलीवरीज. ये नहीं है जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये नहीं कि आज हम डील कर रहे हैं और उसकी हफ्ते बाद में या 1 वीक के बाद में या 10 डेज़ बाद में उसकी डिलीवरी होगी, तो वो स्पॉट मार्केट नहीं होती है. ठीक है, इसकी ऑन द स्पॉट डिलीवरी होती है. रेट ऑफ एक्सचेंज इन स्पॉट मार्केट इज़ ऑल्सो नोन एज स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज. स्पॉट मार्केट पे जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज चलता है वो स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, क्योंकि ये इमीडिएट डिलीवरी के लिए और उसी टाइम होता है, ये बाद में नहीं होता है, इसलिए इसको स्पॉट रेट बोलते हैं. ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज कहाँ चलता है, स्पॉट मार्केट में चलता है. ठीक है, spot rate of exchange is that rate which prevails at the time when transactions are made. ये उस टाइम होता है जब आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं. अभी हमारी ट्रांजैक्शन हमने की है और अभी हमारी डिलीवरी हो जाएगी, तब वो स्पॉट मार्केट में काम होएगा और वो रेट स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज होगा. ये उस टाइम जो भी डील हुई है उस टाइम की. ठीक है, केस हमारा आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का, वो है हमारा फॉरवर्ड मार्केट. फॉरवर्ड मार्केट डिफरेंट है स्पॉट मार्केट से. तो ये कैसे क्या है? स्पॉट मार्केट आपने पढ़ लिया, ऑन द स्पॉट पे होता है और वो डेली ट्रांजैक्शंस पे होता है. और ये मतलब रोज़ की रोज़ स्पॉट मार्केट में जो रेट होगा वो चेंज हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस. अब ये फॉरवर्ड मार्केट की बात. Forward market is a foreign exchange market that provides foreign exchange transactions are priced in advance for future delivery.
स्पॉट मार्केट में जैसे हमने बोला था उसी टाइम डिलीवरी होती है, उसी टाइम जो हमारा रेट फिक्स होता है। बट फॉरवर्ड मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो आज तुम डिसाइड करोगे, आज आप रेट उसका फाइनल करोगे और उसकी डिलीवरी जो होगी वो फ्यूचर में होगी। जैसे मैंने आपको पहले बोला था, स्पॉट मार्केट में 1 वीक बाद में, 10 डेज और 15 और 1 मंथ के बाद में नहीं होता है। बट फ्यूचर डिलीवरी कहाँ पे होती है? फॉरवर्ड मार्केट में। ठीक है, फॉरवर्ड मार्केट डज नॉट डील विद स्पॉट ट्रांजेक्शन्स इन फॉरेन एक्सचेंज। ये ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स पे डील नहीं करता है। जो ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन्स पे हमारी स्पॉट मार्केट डील करती है और फ्यूचर डिलीवरीज के लिए हमारी फॉरवर्ड मार्केट डील करती है। फॉरवर्ड मार्केट डील्स विद फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स ओनली। ठीक है, इट डिटरमाइंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट और कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट। ये क्या डिटरमाइन, वो जो हमारी स्पॉट मार्केट थी वो करती थी हमारी, क्या डिटरमाइन करती थी? स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, या उसको हम करंट रेट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। और जो हमारी फॉरवर्ड मार्केट है, फॉरवर्ड मार्केट हमारा करती है फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट डिटरमाइन करती है, और उसको, या हम उसको कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट कहते हैं, क्योंकि एक हमारी पहले डील हो जाती है और उस डील पे हम लोग डिलीवरी देते हैं। ये फ्यूचर में होती है, इसलिए उसका फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट या कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट कहते हैं। फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट इज़ द एक्सचेंज रेट एट विच द फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स आर टू बी ऑनर्ड। ये फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कौन सा रेट होगा? जिसमें आपकी जो फ्यूचर ट्रांजेक्शन जो है उस रेट पे आपकी ऑनर होंगी। जब फ्यूचर में हमारी डिलीवरी होगी तब ये उस पर ऑनर होंगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है स्पॉट मार्केट का और फॉरवर्ड मार्केट का। अब आगे आता है फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस आर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर 2 मेन रीजन। अब बात आती है कि हमारी जब स्पॉट मार्केट में उसी टाइम हमारा डिसाइड होता है जो जितना लेन देन होना, और उसी टाइम हमारा हो जाता है। बट फॉरवर्ड मार्केट में हम लेटर ऑन करते हैं। फॉरवर्ड रेट जो है हमारा, फॉरवर्ड मार्केट में जो हमारा रेट होगा वो लेटर ऑन डिलीवरी उसकी होगी। तो हम क्यों करते हैं, वो क्या रीजंस है उसको करने के? उसको बेसिकली करने के हमारे 2 मेन रीजंस है। एक तो टू अवॉइड द रिस्क ऑफ एनी एडवर्स चेंज इन द एक्सचेंज रेट। जो आपका एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होता रहता है, अगर वो आपको फेवरेबल ना हुआ फ्यूचर में और वो आपका एडवर्स हुआ, तो वो जो रिस्क, उससे लॉस आपको सफ़र होगा, वो रिस्क को अवॉइड करने के लिए हम फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स करते हैं। और दूसरा, टू मेक स्पेक्यूलेटिव गेन्स। मैंने आपको पहले बताया था स्पेक्यूलेशन होती है। स्पेक्यूलेशन हम जो करते हैं ये फॉरवर्ड फ्यूचर गेन्स के लिए करते हैं, स्पेक्यूलेटिव गेन अर्न करने के लिए करते हैं। सो फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस हम इसलिए करते हैं, हो सकता है जो लेटर ऑन जो है आपका एडवर्स, जैसे अभी हमने किया, एडवर्स चेंज आ जाए, तो एडवर्स चेंज के कारण अगर आप सेलर हो, आपको मिलना है, तो उस केस में आपका तो स्पेक्यूलेटिव गेन कर लोगे ना, आप बना लोगे प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को अवॉइड करने, ये दोनों चीज़ों को करने के लिए, देखने के लिए हम फॉरवर्ड ट्रांजैक्शंस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर में फॉरेन एक्सचेंज रेट में हमने डिटेल में सारा कुछ डिस्कस कर लिया है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी हमने डिस्कस की। उसकी 2 टाइप्स हैं, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। सम टाइम्स आपको क्वेश्चन आ जाता है दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो बच्चे ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि ये जो मैंने डिफरेंस आपको करवाऊंगी ये आपने इस हिसाब से करना है। अगर आपको इसके ऊपर कोई MCQ क्वेश्चन आ जाता है या 1 मार्क क्वेश्चन आ जाता है, तब भी आप इजीली कर सको। इसको आप क्रैम नहीं करना, समझ के करना। तो चलो शुरू कर। अब जैसे स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट में पहला डिफरेंस क्या है? जो आपकी स्पॉट मार्केट है वो सिर्फ करंट ट्रांजैक्शंस ही लेती है। उस टाइम जो ट्रांजैक्शंस करनी है उसके लिए ही स्पॉट मार्केट होती है। फ्यूचर ट्रांजैक्शंस इसमें हम नहीं लेते हैं। और जो फॉरवर्ड मार्केट है वो फॉरवर्ड है, आगे आने वाली, इसलिए वो सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस में डील करती है जिनमें फ्यूचर डिलीवरी होनी है, जो आज हम फिक्स करते हैं और फ्यूचर में डिलीवरी होती है। और स्पॉट मार्केट में आज हम रेट फिक्स करते हैं और साथ के साथ हमारी डिलीवरी होती है। ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, स्पॉट मार्केट में करंट ट्रांजैक्शंस आएंगे और फॉरवर्ड मार्केट में फ्यूचर डिलीवरी में होंगी। सेकेंड इज जो रेट ऑफ एक्सचेंज डिमांडेड इन दिस मार्केट इज
स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, जो स्पॉट मार्केट में आपका रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होता है उसको हम स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, और जो फॉरवर्ड मार्केट में जो हमारा रेट ऑफ एक्सचेंज डिटरमिन होता है उसको हम फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। ठीक है, तो सेकंड डिफरेंस क्या है, जो स्पॉट मार्केट में जो रेट चलेगा वो स्पॉट मार्केट रेट होता है, स्पॉट रेट ऑफ एक्सचेंज, और जो फॉरवर्ड मार्केट में होगा वो फॉरेन एक्सचेंज रेट आपको बोला जाता है। ठीक है, स्पॉट मार्केट जो है इट डज़ नॉट अलाउ हैजिंग, हैजिंग अलाउ नहीं करती है स्पॉट मार्केट, पर जो आपकी फॉरवर्ड मार्केट है वो आपकी हैजिंग अलाउ करती है। हैजिंग में बेसिकली आपका जो है एक फिक्स्ड जो है एक्सचेंज रेट के ऊपर जो आपका लॉक कर दिया जाता है, और उसमें वो इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी फ्यूचर सप्लाईज उसी रेट पे होगी, अप डाउन रेट पे होगा तो वो नहीं कंसिडर करते, उसी रेट पे होती है। तो ये हैजिंग जो है स्पॉट मार्केट में तो होने के चांसेस ही नहीं है, क्योंकि स्पॉट मार्केट में तो ऑन द स्पॉट डिलीवरी होनी है, पर जो हमारी फॉरवर्ड मार्केट है उसमें फ्यूचर में डिलीवरी होनी है, इसलिए ये उस टाइम ये उसको हेल्प करती है, फॉरवर्ड मार्केट में जो है हैजिंग अलाउ करती है। ठीक है, तो ये 3 मेन डिफरेंसेस है आपके स्पॉट मार्केट में और फॉरवर्ड मार्केट में। This is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.